Good morning, students. In the previous class, we had started the chapter 1 of Sociology, book 1, Sociology and Society. In this chapter, we had discussed about the meaning of sociology and the relation of sociology to the society. सोशोलॉजी का जो स्टडी है वो सोसाइटी से किस तरह से रिलेटेड है और क्या मीनिंग है सोशोलॉजी की, और इसका हमने दूसरे एस्पेक्ट्स के साथ भी रिलेशन पढ़ा कि जो एक सोशोलॉजिस्ट है, एक जो कॉमन पीपल है, वो किस नज़रिए से देखता है एक ही चीज़ को, दो अलग नज़रियों से उसको देखता है। और साथ ही हमने जो जनरल कॉमन सेंस है उसका और सोशोलॉजी का जो है उनमें क्या रिलेशन है और उनका क्या डिफरेंस है, ये भी हमने पढ़ा है। ठीक है, नाउ वी आर स्टार्टिंग द मटीरियल इशू दैट वेंट इनटू द मेकिंग ऑफ सोशोलॉजी। ना, हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ था उससे कैपिटलिज्म का ओरिजिन हुआ था सोसाइटी में, और कैपिटलिज्म से इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ हुआ। तो कैपिटलिज्म में वो सारे इंस्टीट्यूशंस और इंटरप्रेन्योर्स जो थे सब शामिल थे और जो मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज थे। इससे एक नया ग्रुप शुरू हुआ, एक नए वर्कर क्लास की स्टार्ट हुई। जो विलेजेस में जो लोग रहते थे वो टाउन्स में और सिटीज़ में आकर के रहने लगे रोज़गार की तलाश में, इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए। तो इससे हुआ ये कि जो टाउन्स थे और सिटीज़ थे वहाँ पर काफ़ी भीड़ हो गई, है ना, और भीड़ होने के साथ ही उनकी जो वर्कर्स थे उनको ख़राब उनकी कंडीशंस होने लगी। इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई वर्कर्स की कि अब जो कैपिटलिस्ट थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो लेबर्स को सिर्फ एक कमोडिटी की तरह यूज़ करने लगे। जो काम के घंटे थे वो भी 16 से 18 घंटे बढ़ाकर कर दिए थे। उनको जो मजदूरी दी जाती थी वो काफ़ी कम होती थी। वो जहाँ रहते थे स्लम्स एरिया में उन्हें रहना पड़ता था, बिकॉज़ वहाँ पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ चुकी थी वर्कर्स की। वहाँ सैनिटेशन की प्रॉब्लम थी और जिसके कारण कई बीमारियाँ हो रही थी। तो इन सबको समस्याओं, कई सारी प्रॉब्लम्स को देखा। जो थिंकर्स थे कार्ल मार्क्स जैसे, उन्होंने इस इशू को स्टडी किया और स्टडी करना उन्होंने फिर ज़रूरी समझा, और इसीलिए जो सोशोलॉजी था उसको एक अलग सब्जेक्ट के रूप में बनाने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो अब हमें ये सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सोशोलॉजी की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई है ना। सोशोलॉजी की ग्रोथ शुरुआत यूरोप में हुई है। तो इसलिए हमको सबसे पहले यूरोप की सोशोलॉजी की ग्रोथ के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। सोशोलॉजी की शुरुआत क्यों यूरोप में हुई है? क्योंकि वहाँ पर मॉडर्नाइजेशन पहले हुआ था, है ना। मॉडर्नाइजेशन होने कैसे हुआ था? वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ डेवलप होने लगी थी। वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ डेवलप होने के साथ ही 18th और 19th सेंचुरी में वहाँ की सोसाइटी में भी काफ़ी चेंजेस आने लगे थे। कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ, जिससे कई सारे जो हैं फैक्ट्री प्रोडक्शन से रिलेटेड कई सारे इश्यूज़ राइज होने लगे, और जो फैक्ट्री प्रोडक्ट था उसे मॉडर्न सोसाइटीज़ में उसको बेचा जाने लगा और वो काफ़ी बिकने लगे, उनकी काफ़ी डिमांड बढ़ गई। जो ग्लोबल इम्पैक्ट था कैपिटलिज्म का वो भी देखने को मिलता है बाकी की सोसाइटीज़ में भी, ना केवल यूरोप में बल्कि दूसरी सोसाइटीज़ पर भी यूरोप के मॉडर्नाइजेशन का और इंडस्ट्रियलाइजेशन का काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। अगर इंडिया के केस में देखें तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो था वो इंडियन सोसाइटी में तब हुआ था जब ब्रिटिश के यहाँ पर हमारे देश में थे। तो जो वेस्टर्न सोशोलॉजिस्ट हैं उनका कैपिटलिज्म पर और जो दूसरे एस्पेक्ट हैं मॉडर्न सोसाइटी पर दूसरे एस्पेक्ट है मॉडर्न सोसाइटी का, तो उनका जो स्टडी है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए हमें इन यूरोपियन थिंकर्स की जो सोशोलॉजिकल स्टडी है उसको जानना बहुत ज़रूरी है, अगर हम जानना चाहते हैं सोशोलॉजी की ग्रोथ के बारे में
तो ठीक है, अब हम पढ़ेंगे द सोशोलॉजी, ग्रोथ ऑफ सोशोलॉजी इन इंडिया। हमारे देश में जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में थे, तो वो ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे वो काफ़ी स्मूथली एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर रहे थे। और ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि इंडियन सोसाइटी और कल्चर का जो नॉलेज था, उन्हें पूरा नॉलेज नहीं था, है ना। और आधे अधूरे नॉलेज को लेकर के उन्होंने अपने थॉट्स जो हैं दिए हैं, सोशोलॉजिकल राइटिंग्स दी हैं, उन्हीं पर बेस्ड हैं आधे अधूरे नॉलेज के साथ। तो कई सारे जो इंडियन स्कॉलर्स थे उन्होंने देखा, इस गैप को समझा सोशोलॉजिकल स्टडी के, और फिर उन्होंने जो है इंडियन सोसाइटी के डाइवर्सिफाई नेचर को समझते हुए, यहाँ की डाइवर्स रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन, यहाँ की एथनिसिटी, यहाँ के कास्ट, यहाँ के ग्रुप को अच्छे से वो समझते थे, क्योंकि वो यहीं के रहने वाले थे। और उनको समझते हुए उन्होंने जो सोशोलॉजी का जो है यहाँ पर सोशोलॉजी के हर एस्पेक्ट को, उन्होंने सोसाइटी के हर एस्पेक्ट को स्टडी किया, और फिर सोशोलॉजिकल राइटिंग्स उन्होंने अपनी दी हैं। दिस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर डिफरेंट, ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो वेस्टर्न कंट्रीज़ और इंडियन सोसाइटी में काफ़ी ये अंतर दिखाता है, ये इसका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, इंडियन सोशोलॉजिस्ट ने रियलाइज़ किया कि जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है इंडियन सोसाइटी में, वो अब क्या है, डिफरेंट है वेस्टर्न सोसाइटी से, है ना। क्योंकि जो मॉडर्निटी है जिसे वेस्टर्न यूरोपियन सोसाइटी में समझा गया, अंडरस्टूड किया गया, वो साइंटिफिक प्रोसेस के कारण आया और डेमोक्रेटिक आइडियाज़ के कारण आया। जबकि इंडिया में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो कॉलोनियल रिजाइम में हुआ, तब हुआ जब हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, है ना। इसीलिए इन दोनों सोसाइटीज़ जो थे, इन दोनों सोसाइटीज़ के सोशोलॉजिकल डेवलपमेंट या में काफ़ी अंतर था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ सोशोलॉजी एंड इट्स रिलेशनशिप टू अदर सोशल साइंस डिसिप्लिन्स। तो सबसे पहले हम स्कोप के बारे में पढ़ेंगे। सोशोलॉजी का एरिया काफ़ी वास्ट है, इसका स्कोप काफ़ी वास्ट है। ये एक छोटा सा सेक्शन नहीं है जिसको कि हम स्टडी करेंगे, बल्कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स इसमें जुड़े हुए हैं। वो सारे एस्पेक्ट्स जिनका सोशल इश्यूज़ के साथ इंटरेक्शन होता है ना। तो सोशोलॉजी का स्कोप और इसका जो फोकस, इसके एनालिसिस का जो फोकस है, उसको हम ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला प्राइमरी लेवल है ह्यूमन इंटरेक्शन। एक जो इंडिविजुअल है, एक जो व्यक्ति है, उसका सोसाइटी के साथ क्या रिलेशन है, और एक ह्यूमन व्यक्ति का सोसाइटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, सोसाइटी का ह्यूमन की एक व्यक्ति की लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है प्राइमरी लेवल पे इसको डिस्कस किया जाता है। नेशनल लेवल पे अगर हम देखें तो ऐसे इश्यूज़ को इसमें लिया जाता है जो पूरे देश को प्रभावित करते हैं, पूरे राष्ट्र को प्रभावित करते हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट उस देश में, पावर्टी उस कंट्री की, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट, वहाँ की रूरल डेप्थनेस, फॉरेस्ट पॉलिसीज़, ये सारी चीज़ें नेशनल लेवल पर डिस्कस की जाती हैं। अगर इंटरनेशनल लेवल पे हम स्टडी करते हैं सोशोलॉजी को, तो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत जो बड़ी बड़ी एस्पेक्ट्स, बड़े बड़ी समस्याएं हैं, उनको लिया जाता है। जैसे कि इम्पैक्ट ऑफ फ्लेक्सिबल लेबर रेगुलेशन, है ना, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़, एजुकेशनल सिस्टम, इन और कोरोना वायरस, इस तरह की समस्याओं, इस तरह के एस्पेक्ट्स को हम स्टडी करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। नाउ अब हम जो सोशोलॉजी है उसका सोशल साइंस के जो वेरियस सब्जेक्ट हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ हम इनका रिलेशन देखेंगे। तो पहले हम सोशोलॉजी और इकोनॉमिक्स का रिलेशन चेक करते हैं। सोशोलॉजी और इकोनॉमिक्स एक दूसरे से काफ़ी क्लोजली रिलेटिव है ना। इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है इतना गहरा है कि दोनों एक ही ब्रांच के माने जाते हैं, क्योंकि सोसाइटी जो है इकोनॉमिक फैक्टर से काफ़ी इन्फ्लुएंस होती है। जो भी इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं सोसाइटी में, इकोनॉमिक कंडीशन जो होती है किसी सोसाइटी की, वो समाज को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करती है।
है ना। पैसे जो धन कमाने का ज़रिया जो है समाज में, वो काफ़ी हद तक प्रभावित करता है सोसाइटी को, इसलिए इन दोनों के बीच का जो संबंध है काफ़ी गहरा है। इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि किसी जो प्रोडक्शन है वो कितनी मात्रा में किया जाना चाहिए, उसकी डिमांड के बारे में पढ़ते हैं, उसकी सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं, कितनी कीमतें रखी जानी चाहिए किसी जो है चीज़ की, किसी थिंग की। जबकि सोशोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि किन चीज़ों पर लोग पैसा खर्च करना पसंद करते हैं, है ना। लोगों की ज़रूरतें क्या हैं और उनकी ज़रूरतों को स्टडी किया जाता है सोशोलॉजी में, और उसके अकॉर्डिंग उनकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग वो पैसा किस पर ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं, ये देखते हुए, इसको स्टडी करते हुए फिर प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है। तो जैसे कि ज़ोमैटो और स्विगी का हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि ज़ोमैटो और स्विगी ने ये रियलाइज़ किया कि सोसाइटी में जो लोग हैं उनको जो फूड है वो लाने में प्रॉब्लम है, जा कर के फूड बाहर से लाने में दिक्कत है। तो उसके लिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन्होंने क्या दिया कि होम डिलीवरी की सुविधा उन्होंने बनाई। तो ये जो है इस तरह से सोसाइटी के लोगों की ज़रूरतों को स्टडी करके और उनके पैसा खर्च करने की जो पावर है उसको स्टडी किया जाता है सोशोलॉजी में। तो इस तरह से सोशोलॉजी और इकोनॉमिक्स क्लोजली रिलेटेड होते हैं। फिर है सोशोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है? सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस एक दूसरे से बहुत डीपली रिलेटेड माने जाते हैं, क्योंकि एक के बिना दूसरा मीनिंगलेस है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। मॉरिस का मानना है कि हिस्टोरिकली जो सोशोलॉजी है वो पॉलिटिक्स की ही जो सोशोलॉजी है उसकी जड़ें कहाँ पर हैं? पॉलिटिक्स में है। और जो हिस्ट्री की जड़ हैं वो किस में है? फिलॉसफी की जो जड़ है वो किस में है? हिस्ट्री में है। ऐसा मॉरिस का मानना है ना। तो कोई भी देश जिसका जो सेंटर पॉलिटिकल साइंस में होता है ना, उसकी अर्ली स्टेज में वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से या सोशल से ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का उसमें प्रभाव होता है ना। तो पॉलिटिकल साइंस में हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं कि कौन से राजा हुए, कब जो राजा था उसका शासन, जो गवर्नमेंट थी उसका कौन सी गवर्नमेंट है सोसाइटी में, उसका एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट का कैसा है, उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका लोग जो हैं देश में रहने वाली जो जनता है उनके साथ क्या संबंध है, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन लोगों के लिए बनाए गए हैं। तो ये फॉर्मल जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का वो हम स्टडी करते हैं पॉलिटिकल साइंस में। जबकि सोशोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? द एक्चुअल ऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट का जो असल में जो गवर्नमेंट काम कर रही है सोसाइटी के लिए उसको हम पढ़ते हैं, और साथ ही इसमें हम सोसाइटी के हर एस्पेक्ट को स्टडी करते हैं जिसमें गवर्नमेंट भी इंक्लूड होती है। और गवर्नमेंट और सोसाइटी का देश के लोगों के बीच में जो इंटर रिलेशन होता है और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के साथ उनका जो रिलेशन, सोसाइटी के अलग अलग इंस्टीट्यूशन के साथ भी जो गवर्नमेंट का रिलेशन होता है वो हम इसमें स्टडी करते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल बिहेवियर है, लोगों की डिसीजन मेकिंग जो है, रोल ऑफ जेंडर है पॉलिटिक्स में, ये सब हम सोशोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो ये इस तरह से जो पॉलिटिकल साइंस है और सोशोलॉजी है इसका काफ़ी डीप रिलेशनशिप होता है। अब हम पढ़ेंगे सोशोलॉजी एंड हिस्ट्री। सोशोलॉजी और हिस्ट्री का क्या संबंध है आपस में? सोशोलॉजी एंड हिस्ट्री क्लोजली और इंटीमेटली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। सोशोलॉजी को हम हिस्ट्री से सेपरेट नहीं कर सकते, है ना। कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम हिस्ट्री एंड हिस्ट्री कैन नॉट बी आइसोलेट फ्रॉम सोशोलॉजी। ना तो हिस्ट्री सोशोलॉजी से अलग हो सकती है और ना ही सोशोलॉजी हिस्ट्री से अलग हम पढ़ सकते हैं। ऐसा इसलिए है कि प्रोफेसर जी.ई. हावर्ड उन्होंने क्या बताया है कि हिस्ट्री जो है वो सोशोलॉजी का पास्ट है और जो सोशोलॉजी है वो हिस्ट्री का प्रेजेंट है। ठीक है। तो इस तरह से डिफाइन किया है उन्होंने हिस्ट्री और सोशोलॉजी के रिलेशनशिप को। हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? एज अ रूल स्टडीज़ मोस्टली द पास्ट, है ना। हम पास्ट के बारे में ही पढ़ते हैं हिस्ट्री में कि पास्ट में जो
कौन किसका रूल था, कौन राजा थे, उन्होंने क्या किया, इस सब के बारे में हम पढ़ते हैं। जो सारी एक्चुअल इवेंट्स थे और किस तरह से जो है यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ कौन सा शासन कब, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। और साथ ही इट स्टडीज़ कॉन्क्रीट डिटेल ऑफ इवेंट्स, कन्वेंशनल हिस्ट्री, है ना, ये सब हम इवेंट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। जो कन्वेंशनल हिस्ट्री है वो हमें बताती है राजा के बारे में, वॉर्स के बारे में, और साथ ही ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड देती है मैनकाइंड के स्टोरी का, है ना, मैनकाइंड ह्यूमन बीइंग का एवोल्यूशन कैसे हुआ और उसका सोसाइटी के साथ क्या संबंध था, ये सब हम ह्यूमन सोसाइटी के बारे में हम पढ़ते हैं। जबकि सोशोलॉजी में दूसरी तरफ हम क्या पढ़ते हैं, अदर हैंड सीक्स टू एस्टैब्लिश क्लोजल रिलेशनशिप बिटवीन इवेंट्स। जो इवेंट्स हुए हैं पास्ट में, उनका सोसाइटी के साथ क्या रिलेशन रहा है ना। इट इज़ मोर लाइकली टू बी डिराइव एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम कॉन्क्रीट कैटेगरीज एंड जनरलाइज एरियाज लाइक हिस्ट्री ऑफ लेस glamorous events such as change in the land or gender relation formed the core areas of sociologists interest। ठीक है, तो सोशोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि जो पास्ट में इवेंट्स हुए हैं, पास्ट में जितने इवेंट्स हुए हैं, जितने इंस्टीट्यूशंस रहे हैं, जो वॉर्स हुए हैं, उनका सोसाइटी पर क्या इफ़ेक्ट हुआ। सोसाइटी में जो रहने वाले लोग थे, सोसाइटी में जो इंस्टीट्यूशंस थे, जो जेंडर रोल था, उन सब पर क्या प्रभाव पड़ा, ये बेसिकली सोशोलॉजी में पढ़ा जाता है। तो इस तरह से हिस्ट्री और सोशोलॉजी भी आपस में काफ़ी रिलेटेड है। देन सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी और सोशोलॉजी का क्या रिलेशन है, ये भी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं क्लोजली, है ना। ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ रिलेटेड भी हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी होते हैं, है ना। ऑफन डिफाइंड एज द साइंस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, साइकोलॉजी क्या है, बिहेवियर का साइंस है। इसमें हम ह्यूमन बिहेवियर को या फिर सोसाइटी के ह्यूमन बिहेवियर को हम इसमें स्टडी करते हैं, है ना। और साथ ही इसमें इंडिविजुअल किसी व्यक्ति के की बुद्धि क्षमता, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी लर्निंग प्रोसेस को पढ़ते हैं, उसकी मोटिवेशन, उसकी पर्सनालिटी के बारे में हम स्टडी करते हैं साइकोलॉजी में। और साइकोलॉजी जो है एक व्यक्ति की माइंड और उसके बिहेवियर को डीपली स्टडी करता है सोसाइटी में। तो ऐसा कहा जाता है कि जो साइकोलॉजी है वो ऑर्गेनिजम्स के साथ, एनवायरमेंट्स के साथ जो रिलेशनशिप है उसको सिग्निफिकेंट करता है, और साथ ही बाद में जो उसका रिस्पॉन्स है उसको भी स्टडी करता है। इट इज़ डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ मैंस मेंटल लाइफ। तो साइकोलॉजी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये किसी व्यक्ति की मेंटल लाइफ और उसके बिहेवियर को स्टडी करता है ना। ये जो है मेंटल प्रोसेस, माइंड ऑफ मेंटल प्रोसेस का साइंस है। और सोशोलॉजी जो है वो अटेम्प्ट करता है बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में एज इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन सोसाइटी। सोसाइटी में जो सोसाइटी है उसके बिहेवियर को स्टडी किया जाता है सोशोलॉजी में, है ना। साइकोलॉजी में हम किसी व्यक्ति के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, उसके मेंटल स्टेटस को, उसके माइंड को स्टडी करते हैं, है ना। जबकि सोशोलॉजी में हम सोसाइटी के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। ठीक है, और जो पर्सनालिटी कैसे शेप होती है डिफरेंट एस्पेक्ट में सोसाइटी के, उसको हम स्टडी करते हैं। और साथ ही व्यक्ति का सोशल रिलेशनशिप जो है, सोसाइटी के साथ जो रिलेशनशिप है उसको हम स्टडी करते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सोशोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, है ना। तो एंथ्रोपोलॉजी और सोशोलॉजी, इनका भी आपस में काफ़ी गहरा संबंध होता है। कैसे? एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशोलॉजिस्ट जो हैं वो सोशल साइंटिस्ट कहलाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन कंडीशन को, पास्ट को, प्रेजेंट को और उनके स्किल्स, उनके डेवलपमेंट को जो है उनकी अनफेमिलियर सिचुएशंस को स्टडी करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, क्वांटिटेटिवली भी और क्वालिटेटिवली डाटा भी कलेक्ट करते हैं, एनालिटिकली थिंकिंग करते हैं, मैक्रो और माइक्रो बड़े लेवल पर भी और सूक्ष्म लेवल पर भी, और जो है इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेशन करते हैं ओरली भी और
रिटन राइटिंग्स में भी। तो ये जो डिसिप्लिन्स हैं वो टर्म्स जो हैं ये काफ़ी डिफ़र हैं, है ना। तो एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज़ जो हैं वो सिंपल सोसाइटी को स्टडी करता है ना, एक साधारण समाज को, मतलब छोटे लेवल पे सोसाइटी को जो है ये स्टडी किया जाता है। इसमें न्यूट्रल साइंटिफिक फैशन को स्टडी किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी में। इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रेडिशन ऑफ लॉन्ग फील्ड वर्क, लिविंग इन कम्युनिटी एंड यूजेस एंथ्रोग्राफिक रिसर्च मेथड। इसके बारे में हम एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं, जबकि सोशोलॉजी में हम कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को स्टडी करते हैं, कि सोसाइटी के किसी एक एस्पेक्ट को नहीं बल्कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स को, सभी एस्पेक्ट्स को हम इसमें जो है स्टडी करते हैं। किसी एक रिलीजन को नहीं बल्कि सोसाइटी के हर पार्ट को, उसके हर रिलीजन, हर ब्यूरोक्रेसी, हर इंस्टीट्यूशन को हम इसमें जो है स्टडी करते हैं। तो ये डिफरेंस और रिलेशनशिप है सोशोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। अब ये चैप्टर के जो दोनों वीडियोस हैं वो उन्हें आप बहुत अच्छे से सुनेंगे, स्टडी करेंगे और एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद फिर क्वेश्चन आंसर इसके करेंगे। ओके, गुड बाय।